होगा कि पुरुष एक है या अनेक है। कल हमने पुरुष बहुत्व सिद्धांत पढ़ा, उसमें जाना कि सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष एक नहीं है, पुरुष तो अनेक है। और फिर जब 25 तत्वों का विभाजन करते हैं तो वहां पर कहते हैं व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्, वहां पर पुरुष को ज्ञ कहते हैं। और फिर जब हम प्रकृति और पुरुष के लक्षण बताते हैं, व्यक्त अव्यक्त और पुरुष के लक्षण बताते हैं आगे, तब भी कहते हैं कि सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी अनेकमाश्रितम लिंगम व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पुमान। तो जब व्यक्त और अव्यक्त अनेक हैं तो फिर पुरुष इनके विपरीत हुआ, मतलब एक हुआ। तो कभी तो पुरुष को एक बताते हैं, कभी पुरुष को अनेक बताते हैं। अब अगर ये प्रश्न हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष एक है या अनेक है, इससे पहले एक प्रश्न आ सकता है कि सांख्य दर्शन में पुरुष किसे कहा गया है। हमारा सीधा सीधा आंसर होगा कि सांख्य दर्शन में पुरुष कहा गया है आत्म तत्व को। अब दूसरा प्रश्न कि वो जो आत्म तत्व है, वो जो पुरुष है, वो एक है या अनेक है, तो उसका बिल्कुल सटीक आंसर देना है कि पुरुष समष्टि रूप में तो एक है और वेष्टि रूप में अनेक है। समष्टि रूप में वह परमात्मा के रूप में विराजमान है और वेष्टि रूप में प्रत्येक मनुष्य के भीतर आत्मा के रूप में बैठा हुआ है, आत्मा के रूप में समाहित है। इससे अलावा अपने को कोई जवाब नहीं देना है, कोई इधर उधर की बात नहीं करनी, बिल्कुल सटीक आंसर देना है कि समष्टि रूप में पुरुष एक है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, और वेष्टि रूप में पुरुष प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक प्राणी के भीतर विद्यमान है जिसे हम आत्मा कहते हैं। जिस प्रकार इस सृष्टि में एक तत्व है जल। अब जल तत्व तो एक ही है, लेकिन वही जल सागर में भी विद्यमान है, तालाब में भी है, नदी में भी है, घड़े में भी है, बादल में भी है, अपने शरीर में भी है, अलग अलग रूपों में विद्यमान है। लेकिन समष्टि रूप में तो वह जल नामक तत्व एक ही है, और वेष्टि रूप में वो हमें अलग अलग जगह अलग अलग रूप में दिखाई देता है। अगर ज्यादा विस्तार करना चाहें तो हम ये जल वाला उदाहरण वहां पर दे सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई पुरुष के एक होने की और अनेक होने की, एक पुरुष की परिभाषा की कि पुरुष का अर्थ है आत्म तत्व। ठीक है, अब क्या क्या प्रश्न इसमें से बन सकते हैं, उन प्रश्नों की मैंने कुछ कल्पना की है और उस आधार पर आज हम उनका स्पष्टीकरण लेंगे। तो देखो, पुरुष एक है या अनेक है और पुरुष क्या है, ये चीजें हमने समझ ली। अब इसके बाद एक चीज आती है कि पुरुष की जब बात चलेगी तो एक प्रश्न आ सकता है कि विराट पुरुष में भी पुरुष की कल्पना की गई। जो विराट पुरुष का वर्णन हुआ है पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद में, तो विराट पुरुष का जो पुरुष है, पुरुष सूक्त का जो विराट पुरुष है और सांख्य दर्शन का जो पुरुष नामक तत्व है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये प्रश्न हमसे निश्चित रूप से वहां पर पूछा जा सकता है कि विराट पुरुष और सांख्य दर्शन का पुरुष, पुरुष सूक्त का पुरुष और सांख्य दर्शन के पुरुष में क्या अंतर है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसमें दो मुख्य अंतर है। एक तो पुरुष सूक्त का जो पुरुष है उसे ईश्वर के रूप में परिभाषित किया गया है, केवल परमात्मा के रूप में परिभाषित किया है, जिस परमात्मा से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। और जो सांख्य दर्शन का पुरुष है, इसे आत्म तत्व के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्रत्येक प्राणी के भीतर विद्यमान। पहला अंतर, सांख्य पुरुष सूक्त का पुरुष परमात्मा के रूप में वर्णित है, जिससे ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, और सांख्य दर्शन का जो पुरुष है वो आत्म तत्व के रूप में वर्णित है, जो प्रत्येक प्राणी के भीतर विद्यमान है। दूसरा अंतर, पुरुष सूक्त का जो पुरुष है जिसे विराट पुरुष का दर्जा दिया गया है, वह विराट पुरुष, उस विराट पुरुष को, पुरुष सूक्त के पुरुष को सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण बताया है, जबकि सांख्य दर्शन का जो पुरुष है इसे सृष्टि की उत्पत्ति का कारण नहीं बताया। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति का कारण प्रकृति को बताया है।
पुरुष सूक्त के पुरुष को तो सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बताया गया है, लेकिन सांख्य दर्शन के पुरुष को सृष्टि की उत्पत्ति का कारण नहीं बताया गया, बल्कि इसमें कारण बताया गया है प्रकृति को। ये दोनों मुख्य अंतर अपने को बताने हैं बिल्कुल सटीक शब्दों में, और कोई इधर उधर की बात नहीं करते। इधर उधर की बात करते हैं तो फिर ज्यादा उलझते हैं और अपना कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। तो किसी भी प्रश्न का आंसर देना है जो सूक्ष्म, अब सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो बड़ा सूक्ष्म विषय है। इसमें तो उलझाने वाला उलझाना चाहे तो उलझते चले जाएंगे। तो उलझने और सुलझना दोनों अपने ऊपर ही है। हम किस दिशा में इंटरव्यू को ले जाते हैं, कभी कभी अपनी चतुराई भी वहां पर काम कर जाती है। तो जो क्लिष्ट विषय है उस पर हमें अनावश्यक सेंटेंस क्यों बोलने, बिल्कुल सटीक बात करके चुप हो जाना है। दो अंतर बताना है। पहला, पुरुष सूक्त का के पुरुष को परमात्मा के रूप में वर्णित किया गया है जो सृष्टि का मूल कारण है, और सांख्य दर्शन के पुरुष को आत्म तत्व के रूप में वर्णित किया गया है जो प्रत्येक प्राणी के भीतर विद्यमान है। दूसरा अंतर, पुरुष सूक्त के पुरुष को इस सृष्टि की उत्पत्ति का हेतु माना है, जबकि सांख्य दर्शन में पुरुष को सृष्टि की उत्पत्ति का हेतु नहीं माना, बल्कि सृष्टि की उत्पत्ति का हेतु माना है प्रकृति को। ठीक है, दूसरा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जब प्रकृति की बात चलेगी, सांख्य दर्शन की बात चलेगी, तो या तो पुरुष के ऊपर अटैक होगा या प्रकृति के ऊपर अटैक होगा। भाई दो के अलावा और है क्या सांख्य दर्शन में? सब बाकी सारा सांख्य दर्शन इन्हीं दोनों तत्वों के इर्द गिर्द घूमता है। तो प्रकृति के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। प्रकृति को प्रधान भी कहते हैं और प्रकृति को अव्यक्त भी कहते हैं। यहीं से प्रश्न बन जाएगा कि प्रकृति को प्रधान क्यों कहते हैं। पूछ ले जो ये उनका क्या, हम तो शिकार हैं, वो तो शिकारी हैं, कोई शिव हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं शिकार के ऊपर, बचना तो अपने को ही है। प्रकृति को प्रधान क्यों कहते हैं? प्रकृति को इसलिए प्रधान कहते हैं क्योंकि सृष्टि के जो 25 तत्व हैं, जो सांख्य दर्शन के अनुसार जिन 25 तत्वों का विवेचन सांख्य दर्शन में हुआ है, उन 25 तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है प्रकृति। पुरुष का क्या रोल है इसमें? सारा जो मुख्य पार्ट है, सारा जो अभिनय है, सारा जो रोल है सांख्य दर्शन में, वो केवल प्रकृति का है। यहां तक कि पुरुष को बंधन से मुक्त कराने का कार्य भी प्रकृति करती है। तभी तो लिखा है स्वार्थ एवं परार्थ आरंभ कारिका में आता है कि वो प्रकृति पुरुष को मुक्त कराने के लिए, पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए अपना सारा कार्य करती है, सारी माया रचती है। ऐसा लगता है कि वो स्वार्थ अपने लिए कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। परार्थ एवं, वो परार्थ के लिए कर रही है, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने लिए कर रहे। अपने लिए कुछ नहीं करती प्रकृति। पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए ही वो सारा श्रृंगार करती है, सारा नृत्य करती है, ताकि पुरुष उसके नृत्य को देखकर उसके प्रति उदासीन हो जाए। पुरुष का प्रकृति के प्रति जो राग है, जो मोह है, उस मोह को प्रकृति समाप्त करना चाहती है। वो ये चाहती है कि ये पुरुष मुझे अच्छी प्रकार से देख ले, जान ले, उसके बाद ये मेरे प्रति उदासीन हो जाए। क्योंकि जब तक रहस्य है तब तक ही राग है, तब तक ही मोह है। जब रहस्य क्लियर हो जाता है, जब पर्दा उठ जाता है हर रहस्य से, हकीकत सामने आ जाती है, तो उस वस्तु के प्रति उदासीनता आना स्वाभाविक है। प्रकृति यही तो चाहती है कि पुरुष मेरे प्रति उदासीनता अपना ले, मेरे प्रति उदासीन हो जाए। तो सारा सांख्य दर्शन प्रकृति के इर्द गिर्द घूमता है। पुरुष से भी ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व सांख्य दर्शन में माना है प्रकृति को। पुरुष कोई काम नहीं कर रहा है इसमें, सांख्य दर्शन में। इसमें पुरुष का काम भी प्रकृति कर रही है, पुरुष को मोक्ष दिलाने का कार्य भी प्रकृति कर रही है। और जब आपसे पूछा जाए कि प्रकृति को प्रधान क्यों कहा गया है, तो बिल्कुल दृढ़ता के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना है कि सभी 25 तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है प्रकृति, इसलिए प्रकृति को प्रधान कहा गया है।
वो अगला प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या प्रकृति पुरुष से भी ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है? कहना है कि बिल्कुल है, बिल्कुल दृढ़ता से कहना है कि हाँ है, क्योंकि पुरुष का मोक्ष ही प्रकृति दिलाती एक, और पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए प्रकृति नर्तकी बन जाती है ताकि पुरुष उसको अच्छी प्रकार से देखकर उसके प्रति उदासीन हो जाए, क्योंकि उदासीनता जब तक नहीं आएगी तब तक मुक्ति नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं हो सकती। बिल्कुल आत्मविश्वास से कहना है और इसमें किसी तरह का कोई संदेह अपने मन में नहीं रखना है कि क्या प्रकृति पुरुष से भी ज्यादा प्रधान है। बिल्कुल है। सांख्य दर्शन में प्रकृति से बढ़कर किसी को ऊंचा तत्व नहीं माना। कहा है ना कि प्रकृति सुकुमार तरम न किंचित अस्ति। सांख्य कारिका में तो लिखा है कि प्रकृति से अधिक सुकुमार कोई दूसरा तत्व नहीं। तो हमें बिल्कुल स्पष्ट जवाब देना है कि सांख्य दर्शन के सभी 25 तत्वों में प्रकृति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है, इसीलिए इसको प्रधान कहा है। दूसरा प्रश्न होगा कि प्रकृति को अव्यक्त भी कहा गया है। प्रकृति को अव्यक्त क्यों कहा गया है? प्रश्न आएगा, निश्चित रूप से आएगा। प्रकृति को अव्यक्त इसलिए कहा गया है क्योंकि यह इंद्रियातीत है। किसी भी इंद्रिय द्वारा इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह बहुत सूक्ष्म तत्व है, इतना सूक्ष्म तत्व है कि ये व्यक्त होने योग्य नहीं है। 25 तत्वों में से 23 तत्व व्यक्त हैं। पुरुष के अतिरिक्त जो 24 तत्व हैं उनमें से 23 तत्व व्यक्त हैं, लेकिन प्रकृति को किसी भी इंद्रिय के माध्यम से, किसी भी करण के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए इसको अव्यक्त कहा गया है क्योंकि ये इंद्रियातीत है। मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियों से परे है, किसी के द्वारा इसको प्रकट नहीं कर सकते, इसलिए इसे अव्यक्त कहते हैं। बिल्कुल सटीक आंसर देना है। क्योंकि इंटरव्यू देने हम जाएंगे, देखो कल्पना बहुत जरूरी है। अध्ययन अपनी जगह है, ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन जिस समय एकदम से सामने वाला प्रहार करता है तो फिर हमें पता नहीं चलता कि अब इसका क्या उपाय है, कौन सा शस्त्र उठाएं इसका जवाब देने के लिए। हमें पहले से ये कल्पना कर लेनी चाहिए कि सामने वाला किस किस हथियार से हमारे ऊपर वार कर सकता है। उसकी कल्पना हम पहले कर लें। हो सकता है वो 10 शस्त्र चलाए, तो हमने जिन शस्त्रों की कल्पना की है हो सकता है उनमें से 4 ही चलाए हो, बाकी 6 नए चलाए, तो कम से कम 4 से तो बचेंगे। तो अपना जो इंटरव्यू है वो 40-50% तो सही होगा। और अगर 10 में से 8 के 7 के 6 के भी हमने उत्तर दिए और वो उत्तर हमने अगर प्रभावशाली शैली में दिए हैं, तार्किक रूप से दिए हैं, तो जो आरपीसी मेंबर जो मार्क्स देते हैं वो अगर प्रभावित हो जाते हैं उस शैली से, अच्छे अंक मिल जाएंगे। जरूरी थोड़ी कि सभी के आंसर हम दे से। बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चा हर प्रश्न का उत्तर देकर आता है, उसे लगता है कि मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और फिर भी अंक नहीं मिलते। तो वो हो सकता है उसने कॉन्फिडेंटली नहीं दिए हो, तार्किक रूप से नहीं दिए हो, उसके उत्तर देने की शैली अच्छी नहीं हो, सारी चीजों का फर्क पड़ता है। तो चाहे उत्तर हम कम प्रश्नों के दे, लेकिन हमारी शैली अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, हमारे अंदर सहजता होनी चाहिए, अभिमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहां कभी ये नहीं कहना कि मैं सब कुछ पढ़ के आया हूं, वहां मुझे याद है, ऐसा किसी वाणी का प्रयोग नहीं करता। हाँ सर पढ़ा है, हाँ थोड़ा थोड़ा याद है, प्रयास करूंगा मैं बताने का, इस तरह की वाणी का प्रयोग करें। सहजता का अवलंबन करें, सहजता का सहारा लें। अगर सहज होकर उत्तर देंगे, सहजता, शैली, ज्ञान, अभिव्यक्ति, 4 ही तो चीजें हैं। जो भी हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें वहां पर सहजता नजर आनी चाहिए। दूसरी बात, हमारी शैली अच्छी होनी चाहिए, हमारी अभिव्यक्ति में आरोह अवरोह अच्छी प्रकार से हो, और एक ज्ञान पक्ष हमारा अच्छा हो। उनको लग जाना चाहिए कि हाँ इनको, बच्चे को नॉलेज है चीजों की। जिसकी नॉलेज है अच्छी है, 10 में से 7 प्रश्नों के उत्तर दिए, 3 के नहीं भी दिए, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अंकों में, जहां तक मेरा मानना है। लेकिन जिन 7 प्रश्नों के उत्तर दिए वो कितने सटीक है, उनमें नॉलेज की गहराई का स्तर कितना है,
उस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। ये बात तो वो भी मानते हैं कि कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता, ये तो वो भी जानते हैं। तो एक आध दो चार का प्रश्न का अगर हमें आंसर नहीं आता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनका और स्पष्ट मना कर दे कि सर ये पढ़ा तो था लेकिन काफी समय हो गया तो अभी मुझे स्मरण आ नहीं रहा है, अभी मेरी स्मृति में नहीं है, कर दें स्पष्ट, अगले में चले जाए। जिनका भी उत्तर दें बड़े तरीके से उत्तर दें, उसका बहुत फर्क पड़ता है आत्मविश्वास के साथ। तो हम बात कर रहे थे प्रकृति की कि इसको अव्यक्त क्यों कहते हैं, प्रधान क्यों कहते हैं, इसका हमने उत्तर जाना। एक हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये प्रकृति है क्या। प्रकृति की हम बात कर रहे हैं, सांख्य दर्शन में प्रकृति कहते किसे, और वास्तव में किसे कहते प्रकृति, क्या है ये। भाई इंद्रियां तो हम बता सकते हैं, मन बुद्धि अहंकार की परिभाषाएं बता सकते हैं, प्रकृति की क्या परिभाषाएं तो सांख्य दर्शन में भी नहीं बताई प्रकृति की परिभाषा। प्रकृति है कहां, दिखती भी नहीं है। पुरुष की तो बता दी कि जो प्रत्येक व्यक्ति प्राणी के भीतर जो आत्म तत्व है वही पुरुष है। प्रकृति कहाँ है, प्राणी के भीतर है कि बाहर है कि हवा में, ये है कहाँ। प्रकृति क्या है बताइए, किसे कहते हैं प्रकृति। इसमें एक आंसर देना आपको कि सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की जो साम्य अवस्था है वही प्रकृति है। तीनों गुणों की साम्य अवस्था का नाम ही प्रकृति है। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का जो समानुपातिक संतुलन है वही प्रकृति है। इस अवसर पर हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि जिस प्रकार हमारे शरीर में वात पित्त और कफ इन तीनों का संतुलन होना आवश्यक है। जब तक इन तीनों का संतुलन रहता है तब तक हमारे शरीर की स्थिति रहती है, तब तक हमारे शरीर की सत्ता रहती है, अस्तित्व रहता है। इनका संतुलन अगर बिगड़ गया तो हमारे शरीर की स्थिति संकट में आ जाती है, हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। उसी प्रकार सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की साम्य अवस्था होना प्रकृति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, क्योंकि सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की साम्य अवस्था का नाम ही प्रकृति। अगर प्रकृति की परिभाषा पूछे, प्रकृति का लक्षण पूछे तो हम ये उसका उचित उत्तर दे सकते हैं, और इससे बेहतर प्रकृति की परिभाषा का कोई उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ पर एक बात है, एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आया कि जब हम कहेंगे उनसे, वो हमसे पूछेंगे कि प्रकृति को अव्यक्त क्यों कहा गया है, हमारा उत्तर होगा कि ये इंद्रियातीत है। मन बुद्धि अहंकार और सभी जो 10 इंद्रियां हैं उनमें से किसी के माध्यम से इसे जाना नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे अव्यक्त कहते हैं। तो उनका एक प्रश्न हो सकता है कि मन बुद्धि अहंकार और इंद्रियों के द्वारा तो पुरुष को भी नहीं जाना जा सकता, तो फिर पुरुष भी तो अव्यक्त हो सकता है ना, पुरुष को अव्यक्त क्यों नहीं कहते, ये प्रश्न हो सकता है उनका क्रॉस क्वेश्चन। उसका आंसर होगा कि सर पुरुष को अव्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि पुरुष के लिए सांख्य दर्शन में एक विशेषण आया है, और वो ये है कि पुरुष तो ज्ञेय है, वो ज्ञाता है, वो व्यक्त और अव्यक्त दोनों को जानने वाला है। उसको तो ज्ञेय कहा है, ज्ञाता कहा है। वो व्यक्त तत्वों का भी ज्ञाता है और वह अव्यक्त तत्वों का भी ज्ञाता है। अब यदि पुरुष को हम अव्यक्त तत्व मानेंगे, पुरुष और प्रकृति दोनों को अव्यक्त तत्व मान लेंगे, तो वो पुरुष प्रकृति को कैसे जान पाएगा, क्योंकि अव्यक्त तत्वों को अर्थात प्रकृति को कोई तभी समझ सकता है जब वो प्रकृति से भिन्न हो, जब वो प्रकृति से अलग हो। एक अव्यक्त तत्व अव्यक्त को कैसे समझेगा। किसी तालाब की गहराई लंबाई चौड़ाई उसका पता लगाने के लिए उस तालाब से बाहर किनारे पर खड़ा होना जरूरी है। स्वयं तालाब कभी तालाब की गहराई का लंबाई चौड़ाई का पता नहीं लगा सकता। तो एक यदि हम पुरुष को अव्यक्त तत्व मानेंगे तो फिर पुरुष
उस अव्यक्त का ज्ञाता कैसे हो सकता है? पुरुष को तो व्यक्त और अव्यक्त का ज्ञाता कहा गया है। बात समझ में आ रही है आपकी? प्रश्न होगा कि पुरुष को भी इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, तो फिर पुरुष भी तो अव्यक्त हो सकता है। प्रकृति को अव्यक्त क्यों माना? प्रकृति को ही क्यों माना? पुरुष को क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना क्योंकि पुरुष उस प्रकृति का ज्ञाता है, अर्थात अव्यक्त तत्वों का ज्ञाता है, और ज्ञाता बनने के लिए उस तत्वों से बाहर आना जरूरी है। अगर पुरुष को भी अव्यक्त मानेंगे तो फिर वो अव्यक्त का ज्ञान कैसे कर सकता है? ये बिल्कुल सटीक इसका आंसर होगा। यदि पुरुष भी अव्यक्त होता तो उसे अव्यक्त का ज्ञान कैसे हो सकता है? क्योंकि किसी वस्तु का ज्ञान करने के लिए उस वस्तु से परे जाना जरूरी है, उस वस्तु से बाहर निकलना जरूरी है। तालाब कभी तालाब का ज्ञान नहीं कर सकता। तालाब के किनारे जो खड़ा हुआ है वही तालाब का ज्ञान कर सकता है। तो अगर हम पुरुष को ज्ञेय कहते हैं, ज्ञाता कहते हैं, व्यक्त और अव्यक्त तत्वों का ज्ञाता माना है सांख्य दर्शन में पुरुष को, तो फिर उसे व्यक्त और अव्यक्त से भिन्न होना पड़ेगा। जो व्यक्ति व्यक्त और अव्यक्त का ज्ञाता है वह न तो व्यक्त बन सकता न अव्यक्त बन सकता, उन दोनों से भिन्न उसे बनना पड़ेगा, तभी उन दोनों को जान पाता है। इसके बाद एक प्रश्न है, अब इसमें जो प्रमाण है ना, प्रमाण का टॉपिक आता है, लेकिन प्रमाण का टॉपिक हम लेंगे नहीं इसमें, क्योंकि प्रमाण की जब चर्चा छेड़ेगी तो फिर वहां पर एक दर्शन नहीं आएगा, फिर सारे दर्शन नहीं जुड़ेंगे। अगर हमने प्रमाण का लक्षण बताया सांख्य दर्शन के आधार पर या किसी के भी आधार पर, तो फिर दूसरा दर्शन बीच में आएगा। वो पूछेंगे कि चलो बताओ न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने होते हैं। पूछ लिया प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण क्या है, सांख्य दर्शन के अनुसार बताओ। हमने बता दिया, वो कहेंगे कि चलो न्याय दर्शन के अनुसार या तर्क भाषा के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या लक्षण है बताइए। चलो ये बताओ बौद्ध दर्शन में प्रमाण कितने माने हैं। चलो ये बताओ मीमांसकों ने प्रमाण कितने माने हैं। चलो ये बताओ अर्थापत्ति प्रमाण किसने माना है। क्योंकि प्रमाण का तो एक अलग टॉपिक है, तो हम प्रमाण की तो अलग ही क्लास लेंगे फिर उसमें, क्योंकि ये सारा ही उसमें तो उलझेगा मामला। तो उसको सुलझाने के लिए प्रमाण की एक अलग क्लास चाहिए, वो हम लेंगे। तो प्रमाण की यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। पूछा जाएगा कि सांख्य कारिका में एक शब्द आया है तद विपरीत तथा च पुमान, जरा इसको समझाइए। तद विपरीत तथा च पुमान, इसका क्या अर्थ है? और सांख्य कारिका का बहुत फेमस वाक्य है तद विपरीत तथा च पुमान। पुमान किसे कहा है यहाँ पर? आंसर होगा पुरुष को कहा है। छोटे छोटे से प्रश्न से शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे वो प्रश्न विराट रूप ले लेते हैं, फिर काफी गहराई में चले जाते हैं। तद विपरीत तथा च पुमान, इस वाक्य में पुमान पद का क्या अर्थ है? हमारा आंसर होगा पुरुष। पुरुष को तद विपरीत तथा च क्यों कहा, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है बताइए। यहाँ तद शब्द किसके लिए आया? तद विपरीत तथा च, ये तद किसके लिए आया? अब हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा यहाँ पर तद शब्द आया है व्यक्त और अव्यक्त के लिए, दोनों के लिए आया। प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये व्यक्त के लिए आया कि अव्यक्त के लिए आया। आंसर देना दोनों के लिए आया। क्यों आया दोनों के लिए, आपने क्लियर कर रखा होगा ये तो डिटेल क्लास में, फिर मैं बता देता हूं। फिर भी देखो एक कारिका आती है, त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पुमान, ये एक कारिका आती है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्तम तथा प्रधानम, प्रधान मतलब प्रकृति मतलब अव्यक्त, कि व्यक्त और अव्यक्त ये सारे मिला के जो 24 तत्व है ये त्रिगुणम, त्रिगुणात्मक है, अविवेकी विवेक रहित है, विषय ये विषय है, और सामान्य है, अचेतन है, और प्रसवधर्मी है, अर्थात इनसे कोई चीजें उत्पन्न होती, ये प्रसवात्मक है। व्यक्त भी और अव्यक्त भी, व्यक्तम तथा प्रधानम। लेकिन जो पुमान जो पुरुष है वो तद विपरीतम, इनसे विपरीत भी है, और तथा च इनके समान भी, इनसे विपरीत भी है और इनसे समान भी है। क्योंकि तो पुरुष है, वो तो आत्म तत्व है, उसको हम किसी परिधि में तो कैद नहीं कर सकते। वो ऐसा भी है वो वैसा भी है।
एक किनारे पर खड़ा होने वाला कभी आत्म तत्व नहीं हो सकता। आत्म तत्व हमेशा या तो जीरो पर रहता है, जिसका प्रभाव दोनों तरफ रहता है, वो दोनों से परे रहता है, वो न प्लस में रहता है न माइनस में रहता है। इसलिए लिखा है तद विपरीत तथाच, वह पुरुष इस व्यक्त और अव्यक्त के समान भी है और इनसे भिन्न भी है। तद विपरीत इनसे भिन्न भी है और तथा च इनके समान भी है। तो तद शब्द किसके लिए आया? व्यक्त और अव्यक्त दोनों के लिए आया। ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बनेगा कि जो पुरुष हैं, सांख्य दर्शन में पुरुष के क्या लक्षण बताए? किसे कहा है सांख्य में पुरुष? आत्म तत्व को कहा है। उसके लक्षण बताइए पुरुष के। हमें उसके 5 लक्षण बताने हैं जो सांख्य कारिका में आया है। एक तो माध्यस्थ्यम, माध्यस्थे, पुरुष हमेशा मध्यस्थ रहता है, वो उदासीन रहता है, न प्लस में रहता है न माइनस में रहता है। पुरुष हमेशा न्यूट्रल रहता है। पुरुष हमेशा जीरो पर रहता है। जो जीरो पर रहेगा वही पुरुष है, वही आत्मा है, वही ईश्वर है और वही मुक्त पुरुष है। किसी पुरुष को अगर मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उसे जीरो पर आना पड़ेगा। शून्य के बिना कोई व्यक्ति ईश्वर प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसीलिए तो शून्य का आविष्कार भारत में हुआ है और शून्य का आविष्कार भारत में किसी गणितज्ञों ने नहीं किया है। शून्य गणितज्ञों ने जो किया उससे काफी पहले भारतीय दर्शन शास्त्र में शून्यत्व को बता चुके हैं। शून्य तो ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, वही मोक्ष का मार्ग, न इधर न उधर। जीरो पर ठहरना पड़ता है व्यक्ति को, तो वह मोक्ष की तरफ जाता है, तो वह ईश्वर प्राप्ति के योग्य बनता है। तो पुरुष का लक्षण है माध्यस्थ्यम, मध्यस्थ में ठहर जाना, न इधर न उधर, अर्थात उदासीन हो जाए। एक लक्षण है अकर्तृत्वम, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना। जो भी करता है, हमारा शरीर करता है, मन बुद्धि अहंकार करते हैं, ईश्वर किसी कार्य का करता नहीं होता, आत्मा किसी कार्य का करता नहीं होता। तो अकर्तृत्व रहता है उसमें, अभोक्तृत्व रहता है उसमें माध्यस्थ रहता है, उसमें केवल्य रहता है, वो मुक्त रहता है और उसमें साक्षित्व होता है, अर्थात वो साक्षी है, वो दृष्टा है, वो देखता रहता है, करता कुछ नहीं। तो साक्षित्वम, माध्यस्थ्यम, अकर्तृत्वम, अभोक्तृत्वम और केवल्यम, ये 5 पुरुष के लक्षण हैं। अभोक्तृत्वम नहीं है, दृष्टत्वम है। ये 5 लक्षण हैं। केवल्यम, माध्यस्थ्यम, दृष्टत्वम, अकर्तृत्वम और साक्षित्वम, ये 5 लक्षण हमें पुरुष के बताने हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रसंग छिड़ सकता है इंटरव्यू में कि प्रकृति और पुरुष का जो संयोग होता है उसको पंगबंधवत न्याय कहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकृति और पुरुष के संयोग की तुलना किससे की गई है? प्रकृति और पुरुष का जो आपसी संबंध है, उस संबंध की तुलना किससे की गई? हमारा आंसर होगा कि इसकी तुलना पंगबंधवत, पंगु और अंधे के संयोग से की। कि कैसे, जरा समझाइए इसको। पंगु और अंधे का जो संयोग है उससे इसकी तुलना कैसे की गई है, थोड़ा समझाओ इसको। अब हमारा आंसर क्या होगा, देखो आप किस तरह से पंगु और अंधे का संयोग होगा। जिस प्रकार पंगु व्यक्ति चल नहीं सकता, अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, उसी तरह से पुरुष से कभी किसी तत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष सूक्त में तो सारे तत्वों की उत्पत्ति पुरुष से बताई, लेकिन सांख्य दर्शन की बात है कि पुरुष से कोई तत्व उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष में प्रसव शक्ति नहीं होती। और जो प्रकृति है, ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति जड़ है, ये चल नहीं सकती। अब प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है उसको पंगु और अंधे की तरह कहा है। प्रकृति को प्रकृति में चैतन्य नहीं होता, चेतना नहीं होती, और पुरुष में चेतना तो होती है लेकिन उसमें प्रसव शक्ति नहीं होती।
अगर पुरुष की चेतना प्रकृति को मिल जाती है तो प्रकृति में प्रसव शक्ति संचरित हो जाती है। तो प्रकृति और पुरुष इन दोनों के संयोग के माध्यम से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, पंगु व्यक्ति चल नहीं सकता, लेकिन अगर दोनों मिल जाते हैं तो पंगु व्यक्ति अंधे व्यक्ति के कंधे पर बैठ जाता है, तो वह अंधा व्यक्ति चलता रहता है और वो पंगु व्यक्ति रास्ता बताता रहता है और दोनों गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरह से प्रकृति और पुरुष दोनों इस प्रकार संयोग करके सृष्टि की उत्पत्ति कर देते हैं। यद्यपि सांख्य कारिका में ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि इन दोनों में से पंगु कौन है और अंध कौन है, अंधा कौन है, ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तथापि अगर फिर भी पूछ लिया जाए कि पंगु कौन है और अंधा कौन है, तो इसमें हम मान सकते हैं कि इसमें प्रकृति को पंगु कहा गया है, क्योंकि वो जड़ है और जड़ प्रकृति तो चल नहीं सकती। पुरुष को अपन अंधा कर सकते हैं और प्रकृति को पंगु कर सकते हैं, अगर पूछ लिया जाए तो। इसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि सांख्य कारिका में ऐसा कोई दोनों का अलग अलग उल्लेख नहीं। फिर एक बात और आती है यहाँ कि इन दोनों का जो संयोग होता है किस लिए होता है? प्रकृति पुरुष के साथ संयोग क्यों करती है? क्या जरूरत आ रही है? प्रकृति पुरुष के संयोग का प्रयोजन क्या है? ये तो हमसे पूछ लिया कि प्रकृति और पुरुष के संयोग की तुलना किससे की गई, लेकिन अगर हमसे पूछ लिया, ये तो आंसर दे देंगे कि किससे की गई, पंगु और अंधे के संयोग से की गई है। अगर ये पूछा कि इसका प्रयोजन क्या है, प्रकृति ने पुरुष के साथ संयोग क्यों किया, पुरुष ने प्रकृति के साथ संयोग क्यों किया, क्या जरूरत आ रही, हमारा आंसर होगा, सिंपल सा आंसर तो यही होगा कि सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए। फिर आंसर होगा कि सृष्टि की उत्पत्ति की भी क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत आ रही है सृष्टि की उत्पत्ति करने की? तब इसका उत्तर सुनो आप कि प्रकृति और पुरुष दोनों का क्या प्रयोजन है एक दूसरे के साथ संयोग करने का। हमें कहना है कि इसके लिए सांख्य दर्शन में एक कारिका है और उस कारिका में दोनों का प्रयोजन बताया गया है। उसमें कहा गया है कि दर्शनार्थम पुरुषस्य और केवल्यार्थम प्रधानस्य, दर्शनार्थम पुरुषस्य केवल्यार्थम प्रधानस्य पंगवंदवत संयोग, प्रधानस्य दर्शनार्थम और पुरुषस्य मोक्षार्थम, प्रधानस्य दर्शनार्थम और पुरुषस्य मोक्षार्थम, पुरुष के मोक्ष के लिए, पुरुष के मोक्ष के लिए और प्रकृति का दर्शन करने के लिए। मोक्ष का मतलब केवल्य, केवल्य शब्द का प्रयोग